लीजिए सुनिए डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी एक और दुर्गावती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रोफेसर करुणेश जब रायसेन के किले पर पहुंचे तब दोपहर पूरे गुमान पर थी और वे उसकी परवाह न कर सीधी चढ़ाई चढ़ते चले गए। उन्हें ऐसा लगा था जैसे यहां भी किसी ने उन्हें चुनौती दी हो। थोड़ी देर तक वे एक चट्टान पर रुके थे, तब उन्हें अपनी पत्नी सविता का दर्प भरा चेहरा दिखाई दिया था, पास की एक निर्वसना झाड़ी से झांकता हुआ, मानो उनसे कह रहा हो कि वे बियाबान जंगल में भी उस फूल को नकार नहीं सकते जो एक बार फूल कर डाल से झड़ गया हो। उन्हें अच्छी तरह याद है कि जब भी उन्होंने कोई चढ़ाई चढ़ी थी, सविता ने चुनौती देकर उन्हें झकझोर दिया था। कभी कभी तो वे इतने लड़खड़ाए थे कि उनका मन एक कमजोर टहनी की तरह कांप गया था। सविता के अंदर खिले फूल की हर पंखुड़ी बारी बारी से उन्हें चिढ़ाती रही थी। न जाने क्यों इस बार भी उन्हें कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था और वे कुछ उलझन में पड़ गए थे। उनके चेहरे पर अब तक दौड़ती लकीरें थक कर लेट गई थीं, जिन्हें देखकर उनके मित्र प्रहलाद ने टोक दिया था कि इतनी दोपहर को नहीं आना चाहिए था। उसे लगा कि प्रोफेसर इतनी गर्मी के कारण थक गए हैं और आगे नहीं चल सकते, लेकिन प्रोफेसर ने कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर न की थी और वे तुरंत उठकर उस चढ़ाई का सामना करने बढ़ चुके थे। पहाड़ी की ऊंचाई पर जाकर जब उन्होंने पुराने महल की साबुत दीवारों को बिल्कुल करीब पाया था, तब उनका मन खिल उठा था। बुजुर्ग सी आंखें जवान पंखुड़ियों की तरह नाच उठी थीं, जिन्हें प्रहलाद ने गौर से देखा था और कहा था कि थोड़ी देर हवा में बैठकर ताज़ा हो लिया जाए। प्रोफेसर अपने चारों तरफ उठी महलों की गुंबदें देखकर खुश हो रहे थे। उनकी इस अनुभूति का अंदाज लगाकर प्रहलाद को कोई खास ताज्जुब नहीं हुआ था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि जब उनको कोई पुरानी चीज दिख जाती है तब उनका दिल बांसों उछलता है। वैसे आमतौर से वे गंभीरता का मोटा लबादा ओढ़े रहते हैं, जिसमें से खुशी की एक भी बूंद भीतर नहीं जा सकती। प्रहलाद के प्रस्ताव को अनसुना कर वे बोल उठे थे कि पहले मंदिर चला जाए, क्योंकि इस किले की कहानी वहीं से शुरू होती है। प्रहलाद इंकार कैसे करता? एक तो प्रोफेसर का व्यक्तित्व पुराने वट वृक्ष की तरह उसे छाया दे रहा था, दूसरे किले का अजनबी साया उसके भीतर को पूरी तरह घेर चुका था। शायद इसीलिए वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा था, गूंगी सी परछाई की तरह। दोनों मंदिर की तरफ बढ़ गए थे और उसके द्वार पर पुराने प्रस्तर खंड ने उन्हें रोक लिया था। प्रोफेसर ने शीर्ष पर खुदी गणेश की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था, मंदिर बहुत पुराना है, लगता है इसे पूरी तरह नष्ट किया गया है। प्रहलाद कुछ उत्तर देते कि पुरातत्व विभाग का सेवक बलराम कुछ पुरानी बातें दोहराने लगा था, बिल्कुल रटे तोते की तरह। प्रहलाद सब कुछ सुनकर कोई न कोई प्रश्न खड़ा कर देता और सवाल जवाब का ये माहौल बहुत देर तक चलता, लेकिन प्रोफेसर की आंखें कुछ और देख रही थी। मंदिर का भव्य प्रांगण, चारों तरफ रखे हुए कदली स्तंभ और बंधे हुए आम्रपत्रों के बंधनवार, अगरू और चंदन से गमकते हुए स्पंदन और वीणा की झनकारों से थरथराती अनुगूंजें, सब कुछ श्रद्धा और भक्ति में डूबा हुआ। अचानक पुरोहित के स्वरित वाचन गूंज उठे। महारानी दुर्गावती अपनी सखियों के साथ महाकाल की पूजा के लिए प्रवेश कर रही थीं। आरती की लौ की तरह जगमग मुख, देवता के चरणों पर चढ़े कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें और प्रार्थना की तरह कुछ बुदबुदाते अधर, देवी जैसी प्रशांत छवि, कोई भी सामने पाकर झुक जाता। दुर्गावती सीधे गर्भगृह की ओर जाकर महाकाल के सामने विनत हो गईं। पूजा के क्षणों में हाथ जोड़े खड़ी रही, कुछ मनौती सी मनाती हुई। भीतर ही भीतर देवता से कुछ कहती और पलके बंद किए हुए अपनी भावनाओं में उलझ जातीं। इतने में पूजा समाप्त हुई और वे चुपचाप लौट पड़ीं। प्रांगण में आते ही गुप्तचर ने अभिवादन किया और कहा, रानी मां, महाराज को उज्जैन और सारंगपुर के प्रदेश प्राप्त हुए हैं। सुल्तान बहादुर शाह ने सनद लिखकर सारे परगने सौंप दिए हैं। जय महाकाल। और सभी लोगों ने एक स्वर से जय महाकाल का घोष किया। मंदिर के भीतर से शंख और घंटों का ओजस्वी नाद उठा और सारे किले में भर गया।
नगाड़ों की ध्वनि बादलों की गर्जना की तरह आकाश को भेद गई। दुर्गावती ने गुप्तचर को सोने का कड़ा दे दिया और महाकाल की मूर्ति के सामने झुक गईं। जैसे ही निकली, मोहरों के भरे थाल मौजूद थे। उन्होंने पुरोहित, ब्राह्मणों और चारणों को अपने हाथों से बांटना शुरू कर दिया। मंदिर के नीचे खड़ी भीड़ उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। उसे भी महारानी के दर्शनों का प्रसाद मिला। मोहरों के थाल तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे। खबर सुनकर दुर्गपति आ गए थे। महारानी ने तुरंत आदेश दिया, दुर्गपति, राज्य भर में घोषणा करवा दो कि सब मंदिरों में जाकर पूजा करें, रंगशालाओं में नृत्य गान हो, नगर नगर में उत्सव और आनंद मनाए जाएं। दुर्गपति चिल्ला उठा, रानी माँ की जय, महाराज की जय। फिर एक जय घोष फूटा और प्रोफेसर के कानों से टकराया। वे थोड़ी देर के लिए चौंक से गए और अपने भीतर की आवाजों में डूबने उतराने लगे। जब उन्होंने सांची के पास एक नई गुफा की खोज की थी, तब दुनिया भर में शोर मचा था। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और देश विदेश के विद्वान एक साथ चिल्ला पड़े थे और वे उसी तरह चौंके थे। लेकिन उनकी सविता ने एक भी शब्द न कहा था। खुशी से भरकर उन्होंने स्वयं उससे कहा था, सविते, मैंने ऐसी गुफा खोज निकाली है कि सारा संसार मुझे पुकार रहा है। ये देखो, पत्रिकाएं, अखबार और बुलेटिनें सब के सब मुझसे लेख मांग रहे हैं। ढेरों पत्र, ढेरों फोन। जानती हूं, पर उससे मुझे क्या? मेरे अंदर की गुफाएं तो अभी तक अछूती हैं। उन्हें देखने की फुर्सत किसे है? क्या कहती हो सविते? क्या मेरी ख्याति से तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या तुम्हारा नाम ऊंचा नहीं हुआ? मुझको ऊंचाई से क्या लेना देना? आपकी ऊंचाइयां बढ़ती जा रही हैं और मैं उनके सामने बौनी होती जा रही हूं। सविते, ठीक कह रही हूं। क्या आपने कभी पूछा कि मैं कैसी हूं? किताबें, मूर्तियां, लेख, भाषण सब मुझ पर परत दर परत लदे हैं और मैं खुद एक अनखोजी गुफासी बन गई हूं, जो खोजी आंखों के सामने भी बेकार पड़ी हूं। अच्छा सविते, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? जो तुम कहोगी वही करूंगा। सच? हाँ। तो चलो आज घूम आए, कोई पिक्चर देखेंगे और वोल्गा में भोजन करेंगे। आज नहीं सविते, पत्रों के उत्तर देने हैं और लेखों की मांग है उन्हें। कल सही, पर मैं जानती हूं कि वो कल कभी नहीं आएगा। उस दिन सविता मान गई थी और प्रोफेसर अपने बड़े कमरे में जाकर खो गए थे। रात आई और खिसकती गई। सविता इंतजार में बैठी बैठी सो गई, पर उन्हें न भोजन की परवाह और न सोने की। वे अपने लेखों में लगे रहे, दिन और रात। सविता उस कल की प्रतीक्षा में दिन गिनती रही, थकी और बेबस। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि प्रांगण के कोने में सविता बैठी हो, उदासी की चादर ओढ़े हुए। वे उसकी तरफ घूर कर देखने लगे और जब कुछ नजर न आया, अपनी आंखों को मलते हुए बाहर निकले। मंदिर से जुड़ा हुआ अंतःपुर का पथ, थोड़ी ही दूर पर मुख्य द्वार और फिर एक विस्तृत भीतरी मैदान। सामने एक ओर से खुली एक भव्य इमारत, प्रस्तर खंभों पर खड़ा लंबा चौड़ा महकक्ष जो अब नष्ट हो रहा है। प्रहलाद ने टोका, वो तो सभा भवन प्रतीत होता है। बलराम ने तुरंत उत्तर दिया, सर ये बादल महल है, जहां नृत्य गान के आयोजन होते थे। प्रजाजन भी आते थे? कुछ खास लोग। इधर सिंहासन पर महाराज और महारानी विराजमान होते थे, फिर दोनों ओर विशेष पदाधिकारी और प्रजा के प्रतिनिधि। सामने नर्तकियां और गायिकाएं अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। तब तो बादल महल चित्रों और आलेखनों से अलंकृत रहा होगा। वाद्ययंत्रों की सुरीली तानें हवा के रथों पर बैठकर चारों ओर घूमती रही होंगी। प्रहलाद के अंदाजों से घिरकर प्रोफेसर कुछ नए चित्र संजोने लगे थे। उनके कानों में गायिकाओं की तानें और नर्तकियों के नूपुर बजने लगे। एक अनोखा दृश्य नाच उठा, कितना ऐश्वर्यमय किंतु कितना सचेतन। नर्तकी के चरण थिरक रहे थे, तांडव की भाव मुद्रा। महाराज शिलादित्य जोश भरे नेत्र इधर उधर घुमा रहे थे और महारानी उनकी भाषा पढ़कर प्रसन्न हो रही थीं। मंत्री और सामंत अपने में तल्लीन, प्रजाजन प्रशंसा में एक दूसरे से संकेत करते हुए। नृत्य गति पर था और दर्शकों की आंखें उनकी गतों पर जमी हुईं। आनंद और उल्लास की चरम सीमा कि द्वारपाल ने महाराज को कुछ इशारा किया और महाराज उठकर चले गए। महारानी और मंत्री उनके पीछे थे। महाराज का निजी कक्ष, भीतर रेंगती फुसफुसाहट और बाहर आगे पठान सी आकृति।
महारानी आशंकाओं से भरी थीं कि महाराज ने उन्हें बुलाकर कहा, रानी, सुल्तान को किसी ने बहका दिया है और अब वो उज्जैन की घात में है। उसने कसम खाई है कि वो रायसेन को धूल में मिला देगा। तुम सावधान रहना। मैं उसे बदलने की कोशिश करूंगा, पर तुम तैयारी रखना। अभी तो उसने उज्जैन और सारंगपुर की सनद दी है, और अभी। रानी, ये राजनीति है। अगर हम सुल्तान की सहायता न करते तो वो पराजित होकर भाग जाता, लेकिन इस समय उसकी तूती बोल रही है। राजपूत भी भयभीत हैं। लक्ष्मण सेन भी आ गए थे। महाराज ने उनसे कहा, भैया, उज्जैन की खबर लेना जरूरी है। भूपत राय अकेला पड़ गया है। सुल्तान की नीयत खराब हो गई है। हम उससे निपट लेंगे। अब रायसेन का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर है। भौजी का ख्याल रखना। महाराज शिलादित्य चले गए, एक आशंका और चिंता की रात छोड़कर। और वो रात कितनी लंबी निकली, इसे महारानी जानती थीं या लक्ष्मण सेन। उस सूने कक्ष से दुर्गावती और लक्ष्मण सेन अब भी झांक रहे थे, और प्रोफेसर ने उनके चेहरों को करीब से देखा था। दुर्गावती सीता की तरह शीलवती और लक्ष्मण सेन बिल्कुल लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी। भौजी और देवर का अनोखा जोड़ा। जो भौजी कहती, देवर उसे सिर माथे मानता। एक जोड़ा तो उनके घर में भी है। सगा भाई तो नहीं, दूर के रिश्ते का। हृदयेश उनका भाई बन गया है। सविता का दास। शॉपिंग के लिए जाता है, क्लबों में पार्टनर का काम करता है और सिनेमा में काफी जानकारी रखता है। जब वे गुफा पर लिखने के लिए 2 माह तक बाहर रहे थे, तब सविता उसके संग खुश थी। उसने उनकी कमी को महसूस नहीं किया। एक बार अचानक पहुंचकर उन्होंने सब कुछ देख लिया था। उन्होंने सविता से कुछ भी नहीं कहा था, पर उसके रंगीन तेवर सब बता चुके थे। प्रोफेसर ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ दी। सोच का भारीपन जो गंभीरता में आसानी से छिप जाता है, इसलिए प्रहलाद उसे न भांप सके और रानी महल की तरफ बढ़ गए। रानी महल की कतारें अपनी कहानी खुद कह रही थीं। बीचों बीच एक जलकुंड जो अब खाली है, और तीनों ओर बड़े छोटे कक्ष जो अब सूने हैं। बलराम कह रहा था, सर 265 कमरे हैं, जिनमें अनेक रानियां और उपपत्नियां रहती थीं, हिंदू और मुसलमान, लेकिन आपस में कभी झगड़ा नहीं। सब में मेल और सब खुश। सुनहरी जरी के वस्त्र, सुवर्ण आभूषण और कीमती रत्नों से सज्जित और बनी ठनी सुंदरियां जब एक साथ चलती होंगी, तब कल्पना कीजिए सर, किला भी उनके पदघातों और नूपुरों की झनकारों से फूल जाता होगा। प्रहलाद के मुख से निकल गया, तब तो हमेशा बाजार सा लगा रहता होगा। कोई नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है और कोई श्रृंगार। खवासनें इधर से उधर दौड़ी फिर रही हैं, कहीं से गीतों की मधुर लहरी और कहीं से वाद्यों की संवेत ध्वनि। अजनबी तो रह जाता, लेकिन महारानी की आज्ञा के बिना चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। कौन अपना सर कलम कराए। प्रोफेसर कल्पना के धुंधलके से झांक कर बोले थे, महारानी कहाँ रहती थीं? राजमहल में। बलराम उनका रुख पहचान कर राजमहल ले गया था। 3 मंजिला प्रासाद, भव्य द्वार, विशाल फाटक और फिर लंबा चौड़ा आंगन, जिसके चारों ओर कक्षों का एक सिलसिला नजर आता था। बलराम ने इशारे से बताया, महारानी इन्हीं में रहती होंगी। प्रोफेसर जांच पड़ताल सी करने के बाद फैसला सुना रहे थे। ये था महारानी का अंतः कक्ष। प्रहलाद और बलराम उसे गौर से देख रहे थे कि प्रोफेसर अपनी कल्पना में लीन हो गए। बिल्कुल शांत, कक्ष को एकटक घूरते हुए, जैसे कोई ध्यान लगाए खड़ा हो। दुर्गावती का कक्ष राम और कृष्ण की लीलाओं से चित्रांकित, बीच में शिव की पूजा करते राम की मूर्ति, भक्ति का पूरा परिवेश और उससे घिरी दुर्गावती, आस्था की प्रतिमा सी, शांति और दृढ़ता से बनी हुई। सूचनाओं के अंबार पर चेहरे में जरा भी सिकुड़न नहीं। महाराज सुल्तान से मिलने गए और कैद कर लिए गए। बहादुर शाह का उज्जैन पर अधिकार हो गया। राजकुमार भूपत राय मेवाड़ के राणा से सहायता लेने रवाना हो गए। सुल्तान का काष्ठा और सारंगपुर पर कब्जा हो गया। सेना ने विदिशा को तहस नहस कर दिया। सुल्तान रायसेन के मार्ग पर बढ़ रहा है। एक के बाद दूसरी खबर आती और दुर्ग की अभेद दीवारों को भेद कर तीर की तरह गढ़ जाती, लेकिन दुर्गावती महाकाल के सामने निष्कंप दीपशिखा की तरह जलती रहती। महाकाल, मैं किले से ही लड़ूंगी, किले से ही। दुर्गावती बैठे बैठे बुदबुदाई थी और बाहर खड़े मुनि
जयवल्लभ, लक्ष्मणसेन मंत्री तथा सेनापति अचानक चौंक पड़े थे। वे उठकर बाहर आईं और मुनि जयवल्लभ को प्रणाम कर बोलीं, मुनि जी, हम किले से ही लड़ेंगे। देवर्जु उतरकर युद्ध करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्मणसेन ने समर्थन किया, मैं भौजी को अकेली नहीं छोड़ूंगा, उनके लिए यहीं प्राण दूंगा। जयवल्लभ गंभीर होकर राय देने लगे, लेकिन कभी कभी बाहर आकर सामना करना पड़ेगा, शत्रु को नष्ट करने का यही विधान है। लक्ष्मणसेन, जैसी आपकी आज्ञा। जयवल्लभ, सुल्तान की सेना ने किले को घेर लिया है, पूरी तैयारी के साथ उन मोर्चों पर डट जाओ जो पहले से तय है। लक्ष्मणसेन मंत्री और सेनापति चले गए। मुनि जयवल्लभ ने महारानी से कहा, सुनो मां, मैं अब जाऊंगा। अगर आ सका तो सती की पूजा करूंगा। भगवान महावीर तुम्हारा मंगल करें, महाकाल तुम्हारी रक्षा करें। मुनि जयवल्लभ बाहर आए ही थे कि दुश्मन की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। एक गोला किले पर फटा और एक बुर्ज को घायल कर दिया। दिन भर गोले गरजते रहे, लेकिन दुर्ग उसी शान से खड़ा रहा, हिमालय की तरह अडिग। कई दिन बीत गए, सुल्तान की कोशिशें कामयाब न हुईं। उसे रोज गुस्सा आता और वो रोज महाराज को डांटता। जब महाराज भी न माने, उसने उन्हें मुस्लिम बना लिया। शिलादित्य से सलाहुद्दीन और सलाह दी, शायद महारानी इस खबर से घबरा कर किला सौंप दे। सूचना गई और असर हुआ। महारानी ने लक्ष्मणसेन को बुलाकर कहा, देवर्जु, तुम्हारे भाई को बड़े कष्ट दिए जा रहे हैं, अब मुझसे सहन नहीं होता। जाओ, सुल्तान से कह दो कि हम किला छोड़ रहे हैं। भूपत राय भी आ रहा है कुछ सेना लेकर। लेकिन सुल्तान महाराज को कैसे छोड़ेगा? सुल्तान को मेरी ओर से कहना कि महाराज को किले पर जाने की अनुमति दी जाए, ताकि वे रनिवास को किले से उतार लाए। अगर सुल्तान ने मना कर दिया तो दूसरा उपाय सोचेंगे। दुर्ग, हमें दुर्ग भी उतना प्यारा है देवर्जु। रानी मां, मुझे क्षमा करो, मैं समझ रहा था कि देवर्जु, पति मेरी पत है तो दुर्ग मेरा हृदय। राजपूतानी पति के बिना नहीं रह सकती और नारी हृदय के बिना नहीं जी सकती। रानी मां की जय। लक्ष्मणसेन 4 सैनिकों के साथ सुल्तान के पास गया और महाराजा को ले आया। साथ में था मलिक शेर। महारानी दुर्गावती सहेली रानियों के साथ द्वार पर थी। आरती के थाल सजाए, पहले तिलक, फिर पुष्प और फिर आरती। सभी ने बारी बारी से अपने देवता का स्वागत किया। एक घड़ी तक मलिक शेर दंग रह गया। फिर पूरा झुंड महाकाल के मंदिर की तरफ बढ़ा। द्वार पर पहुंचते ही महाराज बोले, रानी, मैं अपवित्र हूं, मुसलमान हूं, मुसलमान बना लिया गया, मैं महाकाल के दर्शन। दुर्गावती गरज कर बोली, दुर्ग से इतना मोह, हमसे इतनी ममता कि मुसलमान हो गए? लज्जा नहीं आई? क्या राजपूती का पानी उतर गया? जाओ, महाकाल के दर्शन करो और मौत से खेलो। महाराज का चेहरा लाल हो गया और वे फुर्ती से भरकर महाकाल की प्रतिमा की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही लौटे, केशरिया वस्त्र तैयार थे। पहनकर बोले, मलिक शेर, तुम जाओ और सुल्तान से कहो कि हमारी मुलाकात अब जंग में होगी। दुर्ग के सारे सैनिक केशरिया बाना पहन चल पड़े, हथियारों की धारें परखने। मुख्य द्वार खुल गया और जय महाकाल का घोष गूंज गया। इधर से रायसेन की सेना और उधर से भूपत राय की। दोनों तरफ से सुल्तान पर हमले। महाराज शिलादित्य, लक्ष्मणसेन, भूपत राय सब एक से एक बढ़कर वीर। लेकिन महाकाल को कुछ और ही मंजूर था। सभी युद्ध में खेत रहे। इधर महारानी दुर्गावती, सभी रानियां, उपपत्नियां सज धज कर महाकाल के दर्शन करने पहुंची और वहां से बारूद खाने में जाकर बैठ गईं। मांग के सिंदूर चमक उठे और चमक उठी मशाल की लौ। एक विस्फोट का धमाका धरती और आसमान को हिला गया। मुनि जयवल्लभ कुछ देर से पहुंचे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राख माथे पर लगा, चिल्लाए, जय दुर्गावती, जय सती। प्रोफेसर भी चिल्लाए, जय दुर्गावती। बलराम ने कहा, सर, जौहर तो बारूद खाने में हुआ था। कहते हैं राज सिंह की सब रानियां जलकर मर गई थीं। चलो वहीं चलें। शिलाखंडों से बना बारूद खाना, जमीन की सतह से 35-40 फुट गहरा, तहखाने से सुरक्षित। इस समय 1-2 मंजिला वापी का गड्ढा सा लग रहा था, पर उस समय जमीन से मिले होने की वजह से कोई भी जान नहीं सकता था कि यहाँ कोई तलघर या इमारत है।
बलराम ने अफसोस सा जाहिर करते हुए कहा, सर, जौहर के बाद कोई नहीं बचा और किला उजड़ गया। आज तक न जाने कितने राजा आए, पर कोई भी आबाद नहीं रह सका। लोग कहते हैं कि सती का शाप लगा है इस किले को। प्रहलाद बारूद खाने की गहराई का अंदाज लगा रहे थे और प्रोफेसर उसमें डूबने लगे थे। शाप, आखिर शाप तो उनके घर को भी लगा है। सविता उनसे ऊब कर हृदय का आसरा चाहती है। उसने तलाक की अर्जी दे दी है। कारण कुछ नहीं, केवल इतना कि उसके पति किताबों, गुफाओं, लेखों सबके चक्कर में उसकी देखभाल नहीं कर पाते, पति का प्यार नहीं दे पाते। वो अपने ही घर में ऐसे रहती है जैसे उसकी शादी न हुई हो। आज तक पत्नी की जिंदगी को तरसती रही। पत्नी की जिंदगी। सविता की धुंधली सी छाया उस बारूद खाने में डोलने लगी और प्रोफेसर अचानक फुसफुसा पड़े, सविता। प्रोफेसर की आवाज सुनकर प्रहलाद ने कहा था, सर चले, सविता जी इंतजार कर रही होंगी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी एक और दुर्गावती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।